नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के इस मेगा पॉलिटिकल शो में आप सभी का। आज मैं एक छोटा सा परिचय दूंगा और आप सभी अंदाजा लगाइए कि हमारे आज के मेहमान कौन हैं। जो अखबार में लिखते हैं तो खुद खबर बन जाते हैं, बयान देते हैं तो जहर बुझे तीर चलते हैं। जो एक जमाने में महाराष्ट्र के बड़े क्राइम रिपोर्टर थे, लेकिन कुछ वक्त पहले एक आरोप में खुद जेल चले गए, जिनके पास अब न शिवसेना का नाम है न बाला साहब के तीर कमान है। कौन है वो बताइए जरा मुझे। ठीक है आपने, संजय राउत। स्वागत करते हैं हर सवाल का बेधड़क, बिंदास और बेबाकी से, बेफिक्री से जवाब देने वाले राज्यसभा सांसद, सामना के एडिटर, जो सियासत की पिच पर कभी विरोधियों और कभी खुद को ही कर देते हैं। आओ टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में है संजय राउत। स्वागत है संजय जी, आइए प्लीज कम। संजय राउत जी के साथ स्टूडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, मेरे साथ हैं जयंत घोषाल, अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं, आर राजगोपालन जी हमारे साथ हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ हैं, और सामने हमारे वो एस्टीम गेस्ट जो यहां पर बैठे हुए, लेकिन उनके आगे आनंद प्रकाश, कुमार, विक्रांत, समीर और निधि, ये हमारे सहयोगी हैं। संजय जी स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए यहां पर बहुत सारे सवाल हैं, हमारे मेहमानों के सवाल हैं, कुछ मेरे सवाल हैं, कुछ वहां पर सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो संजय जी ये आपसे, संजय जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो सबको आना चाहिए। देश की हालत ऐसी है, अगर गुस्सा नहीं आ गया तो देश नहीं रहेगा, देश खत्म हो जाएगा। जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लड़ता है, उसको तो गुस्सा आना ही चाहिए, नहीं तो नामर्दान ही है। और जिस भूमि से मैं आता हूँ वो हमेशा संघर्ष और लड़ाई वाली भूमि है। दिल्ली में बैठता हूँ, यहाँ भी संघर्ष देखता हूँ। गुस्से के सिवाय जिंदगी कहाँ है? नहीं है। संजय जी मुझे एक बात बताइए, मेरा दूसरा सवाल है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि आप उद्धव ठाकरे के संकट मोचक हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे कहते हैं कि आप उद्धव के लिए खुद एक बड़ा संकट है। देखिए, जो भाग गया है, जो डर कर भाग गया है, वो हमारे बारे में बात ना करे तो ठीक है। मैं मेरे पार्टी के साथ हूँ, मैं उद्धव ठाकरे जी के साथ हूँ। मेरी पार्टी बाला साहब ठाकरे जी की बनाई हुई पार्टी है। मेरी पूरी ज़िंदगी पार्टी में चली गई। हम कभी संकट में भागकर, डर कर छुपे नहीं है, जाकर कहाँ दूसरे के शरण में नहीं गए। हम कभी ज़िंदगी में सरेंडर नहीं हो गए, घुटने नहीं टेके हैं। तो शिंदे क्या बोलेगा? डरपोक आदमी है वो। शिंदे डरपोक आदमी? हाँ, डेफिनेटली। अरे आपकी पूरी पार्टी हिला दी उन्होंने। पार्टी हिलाने से क्या होता है? पार्टी ऐसी हिलती नहीं। 5-10 एमएलए वहाँ चले गए तो पार्टी जाती है क्या? पार्टी तो जमीन पर होती है। आप पता चलेगा, चुनाव ले लो। अच्छा, आपके बयान, आपने जैसे कहा शिंदे डरपोक आदमी, आपके बयान हमेशा आग लगाने वाले होते हैं, या आप खुद आग लगा देने वाले बयान देते हैं। कुछ दिन पहले आपने एक शगुफा लेकर आए, आपने एक नारा दिया, 50 खोखे एकदम ओके। ये क्या था? देखिए, 50 खोखे एकदम ओके, ये नारा जो है पूरे देश में घूम रहा है। और सही मायने में महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो ये है। हमारे जो एमएलए पार्टी छोड़कर चले गए, वो 50-50 खोखे यानी 50-50 करोड़ पे बिक गए। ये पूरा देश जानता है। अरे तो ऐसा कैसे पार्टी के नेता थे कि आपके 50 खोखे में बिक गए? आजकल सब कुछ बिक जाता है, क्या नहीं बिकता है? इस देश में 7 साल में क्या नहीं बिका है? तो आप राउत साहब, आप क्यों नहीं खरीद पाए? नहीं, हमारा कोई व्यापार नहीं है ना, राजनीति। हम कोई उद्योग या व्यापार करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। बाला साहब ठाकरे ने पार्टी उसके लिए नहीं बनाई थी। आप देखिए, क्या नहीं, एयरपोर्ट से लेकर सब कुछ बेच दिया, तो एमएलए एमपी भी बेच जाते हैं। अरे आप जाते हैं। राउत साहब, आप इतने बड़े क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, आपके 50-50 जो एमएलए हैं वो चले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है? कानो कान खबर नहीं होती है? सबकी खबर थी और सबकी खबर लेंगे हम आने वाले दिनों में। सबकी खबर लेंगे भी हम आगे। खबर लेंगे। ये जो गए हैं 50-50 खोखे में, वो वापस विधानसभा में चुनकर आकर दिखाइए।
अच्छा, आपने क्योंकि ये बात बोली है सबकी खबर लूंगा, तो मुझे याद एक चीज, आप बहुत धमकी देते हैं, अभी भी एक आपने धमकी दी है। मैं सिर्फ धमकी नहीं देता हूँ, हाँ। मैं धमकी एक्शन में भी उतार कर तो दिखाता हूँ। आपने ये क्यों कहा था फिर धमकी के बहाने? आपने ये क्यों कहा था कि हम सिर्फ धमकी देने वाले लोग नहीं है, हम करने वाले लोग हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक धमकी है और फिर धमकी के साथ आप ये कहते हैं मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूँ। हाँ, तो पंगा लेकर दिखाइए। जिसने भी हमसे, मैं मेरी बात नहीं करता हूँ, मैं शिवसेना की बात करता हूँ। हमसे पंगा लीजिए, अगर हम गलत है तो हम ज़रूर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, लेकिन आप आएंगे हमारे सामने और चैलेंज करेंगे, तो अगर ये पंगा लेने की बात होगी तो हम भी आपको टक्कर देंगे। ओके, ठीक है। राजगोपालन जी, सवाल। नहीं, संजय राउत साहब, हाँ, आपने किसका चुना है? उद्धव ठाकरे है, शरद पवार है? आपका नेता कौन है? हमारे नेता बाला साहब ठाकरे आज भी नहीं, अभी इस वक्त उद्धव ठाकरे। नहीं, शरद पवार का एजेंट कह रहे सब लोग आपको। देखिए, कहने में क्या होता है, शरद पवार साहब देश के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। बाला साहब ठाकरे की भी बहुत करीबी उनकी दोस्ती रही है। अगर एक बड़े नेता के साथ रहने से हम कुछ सीख सकते हैं तो सीखना चाहिए। हम थोड़े उनके पार्टी में शामिल हो गए, हमने एक साथ सरकार भी बनाई है। आने वाले दिनों में हम उनके साथ वापस सरकार बना सकते हैं, तो उसमें एजेंट होने की क्या ज़रूरत है? आप और किसी को नहीं बोलेंगे एजेंट है। आप नरेंद्र मोदी जी के साथ जो लोग बैठे हैं, कभी उनके साथ वैचारिक उनके मतभेद थे, आज एक साथ है। राजनीति में ये होता है। शिवसेना दोनों इकट्ठा होने की संभावना है, मर्जर होने की? कभी नहीं। शिवसेना अभी नहीं। एक ही है, उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे। एकनाथ शिंदे? नहीं, शिवसेना एक ही है, उद्धव ठाकरे जी। एकनाथ शिंदे? जहाँ ठाकरे वहाँ शिवसेना। अच्छा, वो ब्रांड है ना ठाकरे एंड नहीं, वो शिवसेना। सिंबल तो एकनाथ शिंदे के पास है। वो कागज पे चली गई है। कागज पे पार्टी बनती है क्या? पार्टी तो नीचे संगठन से बनती है। क्या आप ये कह रहे हैं कि भविष्य में कभी भी एकनाथ शिंदे से कोई समझौता नहीं होगा? ये जो बेईमान लोग होते हैं उनके साथ हमारा कभी संबंध नहीं रहता है। और अगर आपके पुराने विधायक वापस आना चाहें तो? नहीं लेंगे हम उनको। आप पुराने विधायकों को वापस नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। कल भी आपके एक विधायक चले गए। कौन चला गया? भूषण देसाई? विधायक का बेटा, विधायक का बेटा। जाने तो ऐसे लोग आते हैं जाते हैं। तो बीजेपी वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में कुछ कम पड़ गया तो उठा उठा के सब डाल देते हैं कचरा। जाने दो ना। अच्छा, एक बात बताइए, इस वॉशिंग मशीन में तो आप भी कई साल धुले? नहीं, कभी नहीं, हम कभी नहीं। राउत साहब, एक बात बताइए मुझे, आपने कहा था कि 121 लोगों के नाम हैं, इनकी फाइल खुल गई तो बहुत सारे लोग देश से भाग जाएंगे। वो फाइल कहाँ है? फाइल ईडी के पास भेज दिया है। हिम्मत है तो एक्शन ले लो। कल ही मैंने एक मैटर जो है, एक प्रकरण जो है ईडी के पास भेज दिया है, देवेंद्र फडणवीस के पास भेज दिया है। करो, हिम्मत है तो। ये सब उनके लोग हैं, लेकिन इस देश में, महाराष्ट्र में और भी राज्यों में जो अपने विरोधी है, जो अपने विचारधारा के लोग नहीं, उनके अगेंस्ट एक्शन हो रही है। अशोक जी, सवाल आपका। नहीं संजय जी, आपने अभी कहा कि हम बिकते नहीं हैं। एकनाथ शिंदे और वो लोग सब बिकाऊ थे तो बिक हमने गए। कोई भी नहीं बिकना। राजनीति में इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद के एवज में आप लड़े चुनाव एक पार्टी के साथ, सरकार एक साथ के दूसरे के साथ बनाई, वो जो आप बिके, हमारे हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से बिकना ही होगा। क्यों भाई? वो जो बिके वो मुख्यमंत्री पद के लिए था? नहीं। दूसरी बात, एक बहुत इमोशनल इशू है महाराष्ट्र के साथ, वीर सावरकर का। जो लोग सावरकर को आए दिन गाली देते हैं, आए दिन देशद्रोही कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं, उनके साथ एक थाली में आप कैसे खा सकते हो? क्या बाला साहब ठाकरे होते तो खाते क्या? बात एक साथ थाली में, बात एक साथ। देखिए, ये लोग आज तालियां बजा रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा वीर सावरकर के बारे में, आपके कहने पे भी तालियां बजाई थी। नहीं, वीर सावरकर हमारे हमेशा आदर्श रहे हैं और रहेंगे। हम बार बार कहते हैं वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए, हम स्वागत करेंगे। फिर ये जो लोग बैठे हैं महाराष्ट्र में और दिल्ली में, सावरकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे? हमारी मांग है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, मोदी और शाह, फडणवीस, ये बीजेपी के लोग अब सावरकर कर रहे हैं जी, मैं ना, आपके भारत रत्न दीजिए। आपने भारत रत्न की बात की। अशोक भाई, एक सेकंड, प्लीज गो अहेड। हाँ,
पूरा महाराष्ट्र की जनता भी आपसे एक अपेक्षा रखती है क्या कि है? कांग्रेसियों को समझाओ कि वो भारत रत्न जिसको आप दिलवाना चाहते हो भगोड़े नहीं है। अशोक भाई, आप अपने मित्र को नहीं समझा आपने पा जो रहे कहा और उनको है- कह रहे हैं कि भारत रत्न दीजिए। आप जो कह रहे हैं एग्जैक्टली यही। संजय जी एक सेकंड, एक जरा मैं अपने दर्शकों को सभी को एक बाइट सुनाना चाह रहा हूं और जरा ध्यान से देखिएगा। वीर सावरकर का ही बात है, आपने जो बात की उसी के ऊपर एक बाइट है, जरा इसको प्ले ऑन करें जरा। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो आप इससे सहमत है कि नहीं? नहीं, बात ऐसी है, सहमत है कि नहीं ये सरकार ने बताना चाहिए। ये देखिए, राहुल गांधी के साथ आप राहुल थे गांधी की भारत क्या जोड़ो में। बात है वो उसका लिए मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं मेरी बात पार्टी की कहूंगा। Please, हाँ। सावरकर हमारे लिए आदर्श है और सावरकर जी का सम्मान होना चाहिए। यही बात महबूबा मुफ्ती ने एक बार कही थी, उसके साथ बीजेपी सरकार बनाकर बैठे ना कश्मीर में, उन्हें आप पूछ रहे? नहीं, लेकिन एक बात बताइए राहुल नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। यही बात कभी कभार कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने भी कही थी, इस प्रकार की बातें। हाँ, अफजल गुरु को फ्रीडम फाइटर कहा, किसको और क्या कहा, उनके साथ बीजेपी सरकार में जाकर बैठी, तो उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। हमने कभी भी हमारे आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सरकार ज़रूर बनाई होगी किसी के साथ, सरकार बनाई होगी, वो स्टेट की मजबूरी थी, स्टेट की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन चाहे वीर सावरकर हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे और कुछ हो, हमने कभी हमारी बात, कभी हमारा विचार उसके साथ हमारे कॉम्प्रोमाइज़ ना होगी, ना करेंगे। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। हम क्या सत्ता के लिए पैदा हो गए क्या? जब हमारा जन्म होगा तो सत्ता के साथ आए थे क्या हम? नहीं। आप जो कह रहे हैं, मैं वापस एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि महाराष्ट्र में संजय राउत की वजह से सरकार नहीं बन पाई। वो यहां तक कहते हैं कि संजय राउत की वजह से ही गठबंधन टूटा। मुझे मालूम नहीं, एकनाथ शिंदे जिस सरकार में 2.5 साल तक मंत्री रहे उस सरकार के बारे में वो बोल रहे। अगर हमारी सरकार उसको मंजूर नहीं थी तो इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारी सरकार बीजेपी के साथ चल रही थी, फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उस सरकार में ये एकनाथ शिंदे मंत्री थे, तो यही एकनाथ शिंदे है जो फडणवीस के खिलाफ इस्तीफा लेकर हमारे पास आए थे कि मैं बीजेपी के सरकार में नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए कि ये बीजेपी हमारे विचारधारा को ख़त्म करने जा रही है और शिवसेना को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। ये बोलने वाले पहले एकनाथ शिंदे हैं। तो फिर विचार, अरे ये भाई, ये सब लोफर लफंगे लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को बेच दिया है लोगों ने, आप उनके ऊपर क्यों भरोसा रखते हो? लेकिन वो सदन में ये कहते हैं कि उद्धव भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, आपने उद्धव जी को भड़का दिया। नहीं, उद्धव ठाकरे और हम सब लोग, अगर जो बीजेपी के साथ हमारा 2019 में जो एग्रीमेंट हुआ था अमित शाह जी के सामने, उसमें ये हुआ था कि पावर शेयरिंग 50-50, सत्ता अगर हमारे आती है तो हम 50% सत्ता का बंटवारा करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री पद भी था, लेकिन बाद में बीजेपी पीछे हट गई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कैमरा के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, सबको मालूम है ये। अगर ये बात मान लेते बीजेपी हमारी 2019 में, तो जरूर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते। आप देवेंद्र और नरेंद्र के नाम पर चुनाव लड़े और फिर उसके बाद कुछ और हो गई कहानी। कोई किसी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ता है, अपनी अपनी पार्टी होती है, अपना अपना संगठन होता है। हमारी कोई छोटी पार्टी नहीं है, बीजेपी का जन्म अभी हुआ है। हमारी पार्टी 50 साल से भी पुरानी पार्टी है। महाराष्ट्र में पोस्टर में मोदी का नाम था ना जी, पोस्टर में। एग्जैक्टली। बड़ा बाला साहब पोस्टर ठाकरे का में। भी था, फिर अभी आप क्यों बाला साहब ठाकरे का पोस्टर लगा रहे हो? नहीं, गठबंधन है तो एक साथ लगाएंगे ना। अब ये कैसे मोदी का नरकरार कर रहे हैं आप? अरे मोदी क्या भगवान है क्या? ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है। अगर गठबंधन है तो सब नेताओं के फोटो लगाकर हम एक साथ जाएंगे।
चाहे बाला साहब ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अगर महाविकास आघाड़ी अभी बनी है हमारी, तो शरद पवार का पोस्टर होगा। राउत जी, हाँ, हमारे यहाँ कांग्रेस के नेताओं का पोस्टर होगा, सबके पोस्टर हो सकते हैं। राउत जी, आपने बहुत विचारधारा, आपने शब्द बोला, इडियोलॉजी बोला, लेकिन अगर आम पब्लिक देखे तो शरद पवार जी तो नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। शरद पवार जी के नहीं, कारण आपके सबसे पास पहला- गलत जानकारी है। सबसे पहला पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं, महाराष्ट्र में शरद जी के कारण हुआ, जब आउटसाइड सपोर्ट दे दिया बीजेपी को। आपकी तब इंफॉर्मेशन सरकार आधी भी बन अधूरी पाई। है। नागालैंड में सरकार मिस्टर रियो की है, उसमें बीजेपी शामिल हो गई है, उसमें सब पार्टी शामिल हो गई नहीं, है। शरद जी के एमएलए शामिल हो गए। शरद पवार हो गए, लेकिन नागालैंड का और महाराष्ट्र का क्या संबंध है? नागालैंड वहाँ, महाराष्ट्र की राजनीति यहाँ है, हम करेंगे। आइडियोलॉजिकल प्योरिटी का क्या मतलब? नहीं, यहाँ क्या आइडियोलॉजी है? सरकार सबसे बड़ी पार्टी नागालैंड में बीजेपी नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी वहाँ के मुख्यमंत्री मिस्टर रियो है, और रियो की सरकार में सब लोग शामिल हो गए हैं। और उस राज्य की वो जरूरत है कि वो वहाँ स्टेबिलिटी रहे, बॉर्डर स्टेट है। राउत साहब, हाँ, जिस पार्टी को सिंपल मेजोरिटी मिली, बीजेपी अतिरिक्त मेजोरिटी दे रही है। आप ये मुझे बताइए। ये पहला राज्य है जहां विपक्ष नहीं है, अरे, और आप विपक्षी पार्टी है। मिल रही है समर्थन। हाँ, मतलब पहला राज्य जहां ये विपक्ष पहली बार नहीं है। नहीं कहा, जबरन समर्थन जीरो दे है। रहे हैं। लेकिन नागालैंड में पहली बार हुआ है क्या? पहली बार विपक्ष जीरो हो गया है। पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार सब हुआ है। मिलकर सरकार बनाते हैं, और अच्छी बात है। यहाँ तो दिल्ली में सब विपक्षों को खत्म करने के लिए यहाँ की मोदी और शाह जी की सरकार बैठी है, वहाँ सब लोग एक साथ आ गए। अच्छा, आप यहाँ की बात करिए दिल्ली की। शंभू जी, अब बोलिए। संजय जी, ठाकरे साहब को तो शिंदे भी कह रहे हैं कि हमारे आदर्श तो पागल है वो, बाल ठाकरे साहब है। पागल है। बाल ठाकरे जी की पार्टी तोड़कर बोलते बाल ठाकरे आदर्श नहीं है। तो आदर्श ये अभी आपने उसका कहा कि mental पिछली status बार आप चेक कर मोदी को भी आदर्श माना गया था, पोस्टर में मोदी का शंभू जी, फोटो एक सेकंड, लगा। मेंटल स्टेटस क्या है सर शिंदे का? बात ऐसे है भाई कि बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी तोड़कर आप बाला साहब को आदर्श कैसे मान सकते हो? नहीं तो आपको क्या मतलब, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसको वो पागल है आप बोल रहे हैं? कोई भी राजनीति में कोई भी पागल हो सकता है। मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री आज है, मुख्यमंत्री कल नहीं। कोई ऊपर से अमर पट्टा नहीं, लेकर आया है क्या? मुख्यमंत्री नहीं बनने पर पागल होना समझ में आता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पागल होना? होता है ऐसे इस देश में, इस डेमोक्रेसी में आजकल कौन मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन आपको लोग इसीलिए कहते हैं आप आग लगाने वाले बयान देते हो। लगाते आप हो। एक अरे आग लगाता हो तो क्या हो गया? लेकिन ठाकरे साहब अगर किसके जरूर है आग लगाना तो आग लगाएंगे। संजय जी, ठाकरे साहब किसके आदर्श हैं? उद्धव ठाकरे गुट के लगाती रोटी कोई और से। या एकनाथ शिंदे के? देखिए, आदर्श बाला साहब ठाकरे सबके हो सकते हैं। बीजेपी बाला भी साहब- कह रही है ठाकरे आदर्श। हो सकते हैं। बाला साहब ठाकरे एक हिंदुत्व के एक आइडियोलॉजी लेकर राजनीति में आए थे। बाला साहब ठाकरे हमेशा जो भूमिपुत्र है उनकी लड़ाई के लिए उनका एक आदर्श रहा है, तो हमेशा बाला साहब ठाकरे जी ने राजनीति में अपना एक वजन रखा है, तो सबके आदर्श हो सकते लेकिन हैं। कांग्रेस तो नहीं मानती है बाला साहब ठाकरे आदर्श है। आपको किसने कहा कि नहीं मानती? और अच्छा, ये एक सवाल यहाँ पर इंदिरा जी अशोक और जी, बाला साहब के बहुत एक- अच्छे रिश्ते थे। ऐसे ही कहा, जब आपने कहा कि हाँ मैं आग लगाता हूँ, आपका प्रॉब्लम है कि आग आप लगाते हैं, रोटी कोई और सेक लेता है। नहीं नहीं, कोई रोटी नहीं सेकता है। आपने आग लगाई, शरद पवार रोटी सेक गए। आपने आग लगाई, एकनाथ शिंदे रोटी सेक गए। आपने आग लगाई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह रोटी सेक गए। प्रॉब्लम है आप तंदूर जला के निकल जाते हैं, रोटी कोई और सेक लेता है। हाँ, मेरा एक सवाल, बोलिए। आप दूसरे के बारे में बोल रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका क्या जिम्मेदारी नहीं था सरकार रखने का भी? शिवसेना का अंदर में कोई समस्या नहीं था, क्यों पार्टी टूटा? इस ये पार्टी इसका में जवाब भी समस्या आपको नहीं देना होती। पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को आप बोल रहे हैं, बीजेपी का काम करेगा, टूटाने का काम। नहीं, लेकिन आप आज अगर बाला साहब होते, शायद ये पार्टी नहीं टूटता, ऐसे भी तो आप सोच सकते हैं। बाला साहब ठाकरे शरद होते, पवार के साथ आपका आपको मालूम नहीं है ज्यादा, मैं आपको बताता हूँ। बाला साहब ठाकरे होते हुए भी 3 बार पार्टी टूटी है। नहीं। छगन भुजबल टूटे हैं, नारायण राणे टूटे हैं, उससे राज ठाकरे भी राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी का कितना भी नहीं, मजबूत सरकार में नेता आना, हो। चीफ मिनिस्टर बनना, पहली बार शिवसेना चीफ मिनिस्टर बने। बाला अरे साहब बाला कभी साहब ठाकरे तो राजनीति में चीफ मिनिस्टर रहा, से ऊपर थे। बाला साहब कभी मिनिस्टर नहीं बना। बाला साहब ठाकरे देखिए, मुख्यमंत्री से पिता ऊपर थे। पुत्र आपके ही विधायक नहीं कहते करेंगे, हैं सर। कि संजय राउत के बड़बोलेपन की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, मेरी वजह से तो सरकार आई थी, वही भी बोल रहे हैं, और सरकार में शामिल भी हो गए थे। सही है, सही है। हमारी वजह से सरकार भी आ गई, हमारे वजह से सरकार में मंत्री भी बन गए। ऐसे कैसे? आपको ब्रदर कब मंत्री नहीं बनाया उद्धव ने? नहीं बनाने दो। नहीं, वो कहते हैं अगर तो objection हो गया ना। उद्धव अगर
बात कर रहे होते तब तो मना भी लेते। बात ऐसी है कि संजय राउत या हमारी फैमिली हमेशा पार्टी के साथ जुड़ी है। मंत्री बनने के लिए या कुछ पदों के लिए नहीं हम लोग बैठे हैं। हमारी लॉयल्टी हमेशा बाला साहब ठाकरे जी के साथ रही है, चाहे पार्टी के अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो। हम कभी पार्टी के साथ उस प्रकार से व्यवहार नहीं किया, क्योंकि हमको पार्टी ने बहुत दिया है। लेकिन एक मिनट, आप जब व्यवहार की बात कर रहे हैं, जब एमएलए गुवाहाटी में थे तो आपने कहा वो सब जिंदा लाश हैं, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जिंदा लाश आप कैसे कैसे? अंदर कितना खोखा भरा है दिखना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप किसी को जिंदा लाश कह रहे हैं तो आपको लगता है कि वो लोग आपके साथ रहे? जिंदा लाश शब्द हिंदी में नया है क्या? राम मनोहर लोहिया की किताबें आप पढ़िए, कितने बार जिंदा लाश शब्द आपको मिलेगा। जिंदा कौमें अच्छा, जिंदा कौमें, जिंदा लाशें। अब आप क्या? मुझे एक बात बताइए, ना तीर कमान बचा है, अब क्या करेंगे? ना पार्टी, मतलब पार्टी तो अब आपकी इधर उधर पूरी जा चुकी है, अब क्या करेंगे? क्या तीर कमान तो बाकी नहीं बचा है, चुनाव कर ना लीजिए, पार्टी का नाम है। आप जाकर बोलिए इलेक्शन कमीशन को चुनाव की डिक्लेयर करिए, पार्टी किसकी है पता चलेगा। नहीं तो अभी भी क्या संगठन एक्टिव है आपका? हमारा ही संगठन एक्टिव है महाराष्ट्र में, और किसी का नहीं है। नाम से क्या है, ठीक है। लेकिन अच्छा, नरेंद्र मोदी ने एमएलसी दिया है मिस्टर उद्धव ठाकरे का, नहीं तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। आखिर मोमेंट पर एमएलसी बनाया। गलत इन्फॉर्मेशन आपके। नहीं, वो तो समझ गया। नो इन्फॉर्मेशन, नहीं, दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दैट इज द रियल इन्फॉर्मेशन। No. नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? अरे भाई, जिस पार्टी ने 50 साल महाराष्ट्र में राज किया उसको मोदी जी एक एमएलसी देगा क्या? नहीं, ये नहीं है। तो कोई चुनाव करने को तैयार नहीं था कोरोना टाइम पर। नहीं। अच्छा, एक सवाल फिर मेहरबानी किया क्या? राउत साहब, एक सवाल समीर, मेहरबानी किया है? नहीं, इस्तीफा देना मेरे चाहिए था सहयोगी उद्धव ठाकरे समीर का। एक सवाल पूछे। समीर बताइए। मैं संजय जी ये जानना चाह रहा था, एकनाथ शिंदे ने अभी हाल में ये कहा कि मुझे जो करना था मैं कर चुका हूं, अब मुझे न शिवसेना भवन चाहिए, ना आपका सामना अखबार चाहिए, ना ही आपकी पार्टी के अकाउंट में जो पैसे हैं वो चाहिए। तो आप मानते हैं कि एकनाथ शिंदे एक बड़े दिल वाले नेता है? मैं तो उनको ज्यादा पहचानता नहीं। पहचानते ही नहीं? अभी देखिए, 6 महीने से मेरा उनका कोई संबंध आया नहीं है। अब उनके दिमाग में क्या है क्या नहीं, क्या कचरा भरा है या नहीं निकाला है, मुझे मालूम नहीं। बात ऐसी है, जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं वो बोलेंगे मुझे शिवसेना भवन नहीं चाहिए। किसी का बाप का है क्या? ये हमारा बाप का है, बाला साहब ठाकरे जी का। आकर अंदर आकर दिखाइए आप, फिर मैं दिखाता हूँ। अब मैं एक रैपिड फायर राउंड करने जा रहा हूं। विक्रांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे जितने भी यहां पर दर्शक हैं, आप सभी को बताऊं, आपको इसमें चेयर करना पड़ेगा। राउत साहब, थोड़ा सा मैं आपको ट्रबल करूंगा, आइए आप जरा मेरे पास। यहां पर इस रैपिड फायर राउंड में करूंगा, आपके सामने फोटोज होंगी, आप चूज करेगा। आइए प्लीज, आइए आप मेरे साथ। थोड़ा सा मैं आपको ट्रबल करूंगा, प्लीज कम, क्योंकि आप बेबाकी से जवाब देते हैं, तो इसलिए आइए। और ये मैं पॉलिटिकल सवाल से ज्यादा निजी राय में पूछ रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसमें से चूज करके हमें बताएं। आइए सर, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, यहाँ पे तस्वीर आएगी। आइए राउत साहब, आप मेरे साथ आ जाइए, इस तरफ आइए। यहाँ आइए। हाँ, ओके। अब मेरे सामने यहाँ पर 202 तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर। अब पहली तस्वीर जरा प्ले ऑन करिए। पहला है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? देवेंद्र फडणवीस। मतलब राउत साहब ने सीधे कह दिया, ओके। सच्चा क्रांतिकारी कौन? ये देखिए, दिखाइए जरा। नेक्स्ट सवाल, सावरकर जी या पंडित नेहरू, सच्चा क्रांतिकारी कौन? अपने अपने स्थान पर दोनों भी महान है, लेकिन क्रांतिकारी बोलो तो वीर सावरकर है। आपने मुझे सरप्राइज कर दिया, इतना बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं। अब आप सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप मुंबई से हैं तो यह सवाल बनता जरूर है। बेहतर अदाकारा कौन? दिखाइए, स्वरा भास्कर या कंगना रनौत? कंगना रनौत। ओके, अब आप मुझे एक और सवाल का जवाब बताइएगा। राजनीति का चाणक्य कौन? दिखाइए 2 तस्वीरें। राजनीति का चाणक्य कौन, शरद पवार या अमित शाह? शरद पवार। राजनीति का चाणक्य कौन? वाकई में काबिल तारीफ है राउत साहब, आप एकदम स्ट्रेट जवाब देते हैं, और कोई ये पहले गेस्ट हैं जिन्होंने इधर उधर कुछ नहीं किया। देश का लोकप्रिय नेता कौन, पहले ये बताइए। प्रधानमंत्री है, एक अपने पार्टी के नेता है, ये तुलना नहीं हो सकती। आप मोदी आपको नहीं लगता है? मोदी है ना, मोदी जी प्रधानमंत्री है, जरूर लोकप्रिय है,
अपने अपने स्थान पर दोनों लोकप्रिय अब है। जो एक एक सवाल है, जो सवाल में आपकी पसंद कौन है वैसे, ये मैं जानना चाहता हूं, निजी पसंद आपके हिसाब से कौन लगता है, आपका एनालिसिस कौन लगता है? राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर है। ओके, अब जरा नेक्स्ट सवाल दिखाइए यहां पर। ये वो सवाल है, बाला साहब का बेहतर वारिस कौन? कोई नहीं। बेहतर नहीं नहीं, दोनों ही नहीं है। एक दोनों में बेहतर नेता कोई कौन नहीं है। दोनों में बेहतर नेता कौन? जो बाला साहब ठाकरे को छोड़कर चले गए हैं उनके वारिस नहीं बन सकते। अच्छा, आप नेता बता दीजिए। नेता की बात करें तो मुझे भी लगता है कि दोनों में भी उस प्रकार के कोई नेतृत्व गुण नहीं है। ठीक है, आइए राउत साहब आइए, लेकिन मैं तारीफ में जोरदार तालियां हो जाएं। आइए, ये कमाल है जिस तरीके से आपने ये जवाब दिए। आइए प्लीज बैठिए। ये यहां पर ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब मैं आपसे यहां पर कुछ और सवाल पूछने चाहूंगा। यहां पर राजगोपाल जी, आपने तो उद्धव ठाकरे साहब से छोड़ करके देवेंद्र फडणवीस से खाना खाया, क्या चीज बात किया था? आप अभी उद्धव ठाकरे को भी मना करके देवेंद्र फडणवीस अच्छा चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। नहीं, आपने 2 ही फोटो दिखाए ना। नहीं वो नहीं है, खाना खाने टाइम पर क्या दोस्ती बनाया? दोस्ती तो है ना। नहीं, अच्छा ठीक, दोस्ती है। राजनीति में आगे भी दुश्मनी दोस्ती तो हो नहीं हो सकता है, लेकिन एक दूसरे आगे के भी साथ- दोस्ती हो सकता है। देखिए, व्यक्तिगत दोस्ती तो हो सकती है, आज भी है। नहीं पॉलिटिकली आगे 24 को बाद मुझे नहीं लगता है, अब वो समय निकल चुका है। अब मैं एक बहुत बड़ा मैक्रो सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अजय हैं? क्या आपको लगता है उनको हराने का कोई रास्ता है? देखिए, राजनीति में, देश में, युद्ध भूमि में कोई अजय नहीं होता। भगवान भी हारे हैं। राजनीति है, हार जीत होती है। इंदिरा जी भी थी इतने सालों से, पंडित नेहरू भी थे। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं राजनीति में। कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आया है। आज मोदी जो है, कल कोई और होगा। आपके हिसाब से क्या रास्ता है मोदी को हराने का? विपक्ष एकजुट हो तो हार जाएंगे? क्यों नहीं हारेंगे? इंदिरा गांधी भी हार गई थी, क्यों नहीं हारेंगे? पवार साहब भी महाराष्ट्र में हार गए थे, हमने हराया था सबको जब बाला साहब ठाकरे थे। डेमोक्रेसी है, जनता तय करेगी, लेकिन हमको लगता है कि वो अभी समय आ गया है बीजेपी के हारने का। अच्छा, आपने जो कहा, अब जरा ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है। मैं आपका राउत साहब एक बयान सुनाता हूं, जरा प्ले ऑन करें इसको। यहाँ पर ये सवाल से ही मिलता जुलता है, ये बयान दिखाइए जरा। राउत साहब का एक बयान था, उन्होंने कहा हर कोई हार जाता। प्ले करिए। नरेंद्र मोदी जी का विजय हुआ है। मुझे लगता है कि पूरे देश में अब उनके कद का कोई नेता नहीं है, और आने वाले 25 सालों में न बनने की कोई गुंजाइश दिख रही है। अब आपने इसमें कहा था कि आने वाले 25 सालों में सिर्फ वही रहेंगे। हाँ, तब हम एक साथ थे ना। तब हमारी ताकत उनके साथ मिली हुई थी। बात ऐसी है, मैंने क्या कहा कि उनके कद का कोई नेता नहीं है। मैं आज भी मानता हूं कि आज भी मोदी जी के कद का कोई नेता देश में नहीं है। उसमें क्या है, मैं आज भी यही बोलूंगा। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे थे कि 25 साल तक वही रहेंगे, अब आप कह रहे हैं कि अगले साल ही हरा देंगे। अभी 2 टर्म हो गए, अभी तीसरी टर्म तो थोड़ा सा लोग विचार करेंगे ना। अब हम भी उनके साथ नहीं है, और भी बहुत से लोग छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन जो आपके साथ नहीं है वो अब उनके साथ जुड़ गए। आपकी पूरी की पूरी पार्टी वहां चली गई। वो पार्टी नहीं है, एक टोली है। जैसे हमारे मुंबई में अंडरवर्ल्ड गैंग वार होता है, एक उसकी गैंग, एक उसकी गैंग, एक उसकी टोली, जो दिल्ली में होती है, गाजियाबाद में होता है। एक टोली है ये। वो टोली से राजनीति नहीं चलती है, गैंग से। अच्छा, आपको ये दाऊद से छोटा राजन छोड़ के गया, वैसी बात है ना, ऐसे बहुत छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन संजय जी, हाँ। लंदन में राहुल गांधी जैसे सरकार गिराने के लिए पार्लियामेंट में बैठ के, लंदन पार्लियामेंट में बैठ के बोल रहे हैं, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं? फिर मोदी जी ने जो साउथ कोरिया, चाइना में बात की थी, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर डेमोक्रेसी, देखिए इंग्लैंड है, लंदन है, इस देश के बारे में जाकर अगर कोई बात करता है और बात सही है तो बात हम सुन लेने से जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी साउथ कोरिया में जाकर क्या बात किया था, चाइना में जाकर क्या बात किया था, दुबई में जाकर क्या बात किया था, मर्यादा सभी ने फिर मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन राहुल जी, इंदिरा गांधी ने 1977 में जब सरकार हार गई, तब वहाँ पर लंदन गई और वहाँ लोगों ने पूछा कि मोरारजी देसाई सरकार के बारे में आपकी क्या राय है। मोरारजी देसाई सरकार तब इनके खिलाफ जांच बैठा चुकी थी, उनका नहीं। भारत के अंदरूनी राजनीति करने में यहाँ नहीं आई, साफ साफ कह वो इंदिरा गांधी थी,
ये मान सकते हैं, लेकिन देखिए, अभी आपने अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा जी उस कद के नेता आप नहीं बनेंगे, वो सोच वाले। इंदिरा संजय गांधी जी। ने देश में चुनाव भी लिया इमरजेंसी के बाद, वो डरी नहीं, हार गई, लेकिन चुनाव लिया है उसने। लेकिन एक बात राहुल जी, बताइए, वो आप पुरानी मर्यादा सरकार का आप मूल्यांकन है। कार्तिक आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, विच कम्स अंडर द सेडिशन। आप पढ़ लीजिए उस प्रोविजन को आप- कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। मर्यादा की लॉ में बात कर कवर्ड है रहे वो। हैं। हाँ, आप विधानमंडल को चोर मंडल खुद बोल देते हैं, नहीं है क्या? नहीं है क्या? देखिए, मेरा बयान आप ठीक से पढ़ लीजिए। मैंने कहा कि जो हमारे लोग हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी से छोड़कर चोर जैसे अंदर गए हैं, वो चोर मंडल है। मैं पूरे विधानसभा को चोर मंडल नहीं, दैट लेजिस्लेटिव पार्टी जिसने हमको हमारी पार्टी तोड़कर चोर जैसे अंदर गए हैं और डर रहे अभी हमको आंख से आंख मिलाने को, वो चोर मंडल है। अच्छा, मेरे दो सहयोगी यहाँ पर हैं, आनंद और कुमार विक्रांत। मैं दोनों के पास आऊंगा। आनंद, बताइए, पूछिए सवाल। आनंद बोलो। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, होने दो ना। आप कह रहे हैं कि ये सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, हाँ, लेकिन जब यही कंगना रनौत के खिलाफ हो रहा था तब तो आप लोग तालियां बजा रहे थे। और दूसरा सवाल, किसी ने तालियां नहीं बजाई, नंबर 1। क्यों तालियां बजाऊं? कंगना रनावत ने जिस तरह से मुंबई को पाकिस्तान कहा था, कोई भी एक मुंबई के ऊपर प्रेम करने वाला, राज्य के ऊपर प्रेम जी। अपने शहर को पाकिस्तान कोई बोलेगा तो सहन करेगा? दिल्ली को कोई पाकिस्तान बोलेगा, हम सहन करेंगे? हम यहाँ भी वही बात करेंगे। ये देश पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपने जिक्र किया है तो मैं एक बार राउत साहब कंगना का एक बाइट सुना देता हूं। एक बाइट पहले, क्या आप सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? आइए जरा प्ले ऑन करिए इसको, जरा यहाँ पर मैं आपको सुनाता हूं, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। प्ले ऑन करिए इसको जरा। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। राउत साहब, आपने हालांकि इसका आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया। आपने कहा कि उसका मतलब नॉटी था, लेकिन क्या ये मतलब नॉटी समझ में आता है आपको? जोर से बोलिए, जरा आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं एक चीज यहां पे पूछता हूं, कंगना रनौत की। कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चला तो आपने सामना में लिखा उखाड़ दिया। उखाड़ दिया ना। बदले में जब आपकी सरकार गिरी तो कंगना ने ट्विटर पर लिखा उखाड़ दिया। ठीक है, उनको अधिकार है बोलने का, मैं मानता हूं। अच्छा, और ये जो नॉटी की बात हो रही है, जो आपने इसको नॉटी कह दिया, वो बाद में आपने क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन आपके जो शब्द थे वो बड़े खतरनाक थे। मेरे शब्द खतरनाक होने ही चाहिए, लेकिन आप वो बोल सकते हैं किसी को? मैं तो खुद भी बोलना नहीं चाह रहे यहाँ पर। मैं तो बोलता हूं। आप कंगना रनौत की फिल्में देखते हैं वैसे? क्यों नहीं देखूं, अच्छी एक्ट्रेस है। मैं उनकी बहुत सी फिल्में देखती हूँ, ऐसे नहीं कि लगभग सभी फिल्में मैंने उनकी देखी है। झांसी की रानी भी देखी है उनकी। वैसे क्या दोस्ती हो गई अब, ऐसा लग रहा है? बात दोस्ती की नहीं, देखिए एज ए एक्ट्रेस बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पर नॉटी है। मैं अच्छा, दूसरा सवाल आनंद। सर, मैं यही जान रहा था कि कंगना की कौन सी फिल्म आपको पसंद है, और जब से आपकी सरकार गई है हम देख रहे हैं कंगना भी शांत हो गई, ट्विटर पे या कैसे हर जगह शांत हो गई। क्या कुछ डील थी क्या आप लोगों की? देखिए, क्या झगड़ने में क्या मतलब है? किसी का एजेंडा वो लेकर जा रही थी, लगता है अभी एजेंडा खत्म हो गया, वो चुप बैठी। तो एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा बड़ा ही बात करता हूँ। किसी दिन एकनाथ शिंदे जी भी कहेंगे मेरा वो एजेंडा खत्म हो गया, मैं वापस आना चाहता हूँ। वो वापस नहीं आ सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। हिम्मत होनी चाहिए। संजय साहब, आपने इसको जवाब नहीं दिया कार्तिकेय शर्मा का। क्या है वो क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी सरकारों के कार्यकालों का मूल्यांकन किया था, प्रधानमंत्री का भी मूल्यांकन किया था, लेकिन उन्होंने कभी किसी चुनी सरकार के बारे में विदेश जाके नहीं बोला। वो खुद प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी हमारे लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के बारे में बोल रहे हैं, पहली चीज़ है। दूसरा, मतभेद हो सकता है इसमें कानूनन,
वो सेडिशन लॉ के अंडर भी कवर्ड है। इस पे मतभेद हो सकता है, लेकिन कानूनन कवर्ड है उसमें कि आप चुनी हुई सरकार के बारे में उसके खिलाफ ये कहें कि लोकतंत्र के खंभों को ढीला कर रही है, कमजोर कर रही है, आप विदेश में नहीं बोल सकते। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बात कहने की नौबत हमारे देश के नेताओं को क्यों आ रही है, देश के बाहर जाकर बोलने की, या यहाँ भी? हम लोग यहाँ भी यही बात करते हैं, पार्लियामेंट में यही बात बोलते हैं, इंटरव्यू में यही बात बोलते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये बात सही है। जब हम लोग पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, बात करते हैं, तो अचानक हमारा माइक बंद हो जाता है, ये तो सही है। ये बात को अगर ना जी, माइक तो कैसे बंद किया है? टेलीविजन में सारा माइक सुन रहा है। नहीं, वो टीवी पे नहीं दिखता है, सब कुछ टीवी पे नहीं दिखाया जाता है। तो बात ऐसी है कि अगर सरकार चाहती है कि ये राष्ट्रद्रोह है, राहुल गांधी ने किया है, तो चलाने दो कानूनन, जो करना है, हम भी है। अच्छा राउत साहब, एक बात कानून है देश में ना, तो कानून की तरह काम कर लो। एक बात मुझे बताइए, जब आप जेल से बाहर आए हाँ, तो देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रति आप थोड़ा सा सॉफ्ट दिखे। देखिए, हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है ना। नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या देवेंद्र जी हो, हमारा कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमारा झगड़ा राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। लेकिन सॉफ्ट होने की बात क्या है? आप मुझे बताएं कि क्या सॉफ्ट है। मैं मेरी पार्टी की जो लाइन है वो लेकर आगे जाऊंगा। नहीं तो आपने आज भी फडणवीस जी की वहां पर बोला बेहतर नेता है, डेफिनेटली नेता है। आपने उनकी तारीफ भी की एक दो बार, तो क्या अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या फडणवीस जी के साथ? अगर मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं तो तकलीफ क्यों है? क्या सबको मैं गाली ही देना चाहिए, सबके बारे में बुरे शब्द कहना चाहिए? नहीं, कुछ लोग काबिले तारीफ होते हैं। बहुत लोग देश में है जिनके साथ हमारी राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाती, लेकिन वो काबिले तारीफ है। नहीं, लेकिन ऐसा होता ना कि संजय राउत जी ज्यादातर तारीफ कम और आग ज्यादा उगलते हैं। नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होता है। मेरे बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं 30 साल से भी ज़्यादा समय सामना का एडिटर रहा हूँ, और भी अखबारों में मैंने काम किया है। ठीक है, लोगों की अपनी मेरे बारे में अगर वो रहेगा कोई कंसेप्शन, तो मैं अच्छा एक यहाँ पर मैं कुमार विक्रांत मेरे सहयोगी, मैं बड़ी देर से उनके पास आना चाह रहा था। विक्रांत बताइए, सवाल पूछिए अपना। संजय जी, एक बड़ा सवाल है 2024 को लेकर के कि अगर नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को हराना है तो अपोजिशन को एक साथ आना होगा, लेकिन कांग्रेस कहती है कि टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो या बीआरएस हो, ये तीनों बी टीम है बीजेपी की। तो क्या शिवसेना कांग्रेस को समझाएगी कि या फिर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी, बीआरएस और टीएमसी ये बी टीम है बीजेपी की? देखिए, जिस तरह की राजनीति चल रही है, आपकी वजह से नुकसान बीजेपी का नहीं हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है। आप कांग्रेस की स्पेस खा रही है, बीजेपी की नहीं खा रही है। हमको ऐसा लगता है जब तक कांग्रेस का कद नहीं बढ़ेगा, कांग्रेस थोड़ी आगे नहीं जाएगी, तब तक ये लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है। एक नेशनल पार्टी होनी चाहिए जो हमसे आगे जाए। तो ही अभी आप है, आप तो कांग्रेस को हराने में जुटी है। गुजरात में देखिए, आप पंजाब में देखिए, हर पार्टी को अपने विस्तार करने का पूरा अधिकार है। हम भी जाकर चुनाव लड़ते थे, ऐसे नहीं कि जब बीजेपी के और हम एक साथ हम काम करते थे, हम यूपी में चुनाव लड़ने गए हैं, बाहर गए हैं, लेकिन हमने ये नहीं किया कि हमको बीजेपी को हराना ही है। ठीक है, हमारा पार्टी का अस्तित्व रखना है। आप हो या टीएमसी हो या तेलंगाना की पार्टी हो, सभी ने उस बारे में एक साथ बैठकर विचार करना चाहिए। नहीं, लेकिन जो पार्टी आप बोल रहे हैं कांग्रेस की स्पेस ले रही है, आप उस पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं, केजरीवाल जी की उद्धव से मुलाकात हुई, तो क्या हो गया? उसमें गलत क्या है? नहीं तो आप एक राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को मिलने आते हैं, तो स्वागत करने में गलत क्या है? बातचीत होती है, दोनों राज्य जी आप कह रहे हैं कि टीएमसी जो है कांग्रेस का खा रही है, पर टीएमसी ने सीधे सीधे सीपीएम को हरा के सरकार बनाई थी। अच्छी बात है। और अगर टीएमसी ना होती तो कांग्रेस की हैसियत नहीं थी कि वो सीपीएम से मिल जाती। मैं आपके बात से सहमत मैं रहा हूं 3-4 साल कलकत्ता में, देखा मैं है। आपके बात से सहमत हूं। राउत साहब एक बात बताइए मुझे, सवाल मेरा ये है कि क्या राहुल गांधी इस बात से नाराज नहीं होंगे कि जो उनकी स्पेस ले रहा है आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी और केजरीवाल में भी बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, तो इससे मुझे एक सवाल, तो क्या आप ये बातचीत कराएंगे? हम कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको उद्धव का चाणक्य कहा जाता है? नहीं, मैं चाणक्य नहीं हूं।
चलिए एडवाइजर कहा जाता है, नहीं कुछ नहीं हूँ, कंसल्टेंट कहा जाता है, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ बस। चलिए उनका उद्धव का एक सिपाही कहा जाता है, तो क्या आप राहुल के भी सिपाही बनेंगे? मैं मेरे पार्टी का सिपाही हूँ ना, तो और किसी का सिपाही बनने की, मैं अगर भारत देश के फौज में हूँ तो अमेरिका के लिए कैसे लड़ूँ मैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हुए, जरूर। तो आपने कुछ गाइडेंस, कुछ ज्ञान दिया राहुल को? राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, उनको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन आपने अभी अभी कहा कि उनको मुलाकात करनी चाहिए, मेरा मानना है। हाँ, ये हमारी भावना है, भूमिका है कि सभी ने एक दूसरे के साथ एक कम्युनिकेशन सवाल रखना कुमार चाहिए। विक्रांत अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं। कुमार, हाँ सर, ये जो आपने बाकी पार्टियों के लिए बताया अपोजिशन की कि उनको मिलना चाहिए, राहुल गांधी को केजरीवाल से बात करनी चाहिए, एक और शख्स है जो कहते हैं कि वो बीजेपी के विरोधी हैं, क्या उनसे भी बात करनी चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी, क्या राय है उनके बारे में? मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप मैं जानकारी रखता भी नहीं। आपने सामना में लिखा कि ओवैसी सांप है, आपने सामना में लिखा कि ओवैसी सांप है। ओवैसी सांप है, सांप, साफ स्नेक, सांप, सांप लिखा होगा तो क्या उसमें नहीं, डंक तो मारते घूमते हैं ना सब जगह पे। लेकिन फिर आप कैसे विपक्ष को एकजुट करेंगे? फिर विपक्ष को कैसे एकजुट करेंगे जब आप, हाँ वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अगर कोई करना चाहता है तो हम उनके साथ जाएंगे, और होनी चाहिए। इस देश में 2024 में क्या होगा मुझे पता नहीं, हम कोशिश करेंगे कि एक मजबूत विपक्ष तो चुनकर आए, हम चाहेंगे कि सत्ता में आए हम लोग, लेकिन आज की जो सरकार, आज की जो सत्ताधारी है, आज की जो मोदी शाह की गवर्नमेंट है, वो तो यहाँ विपक्ष का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। नहीं तो फिर विपक्ष का नेता कौन होगा? वो बाद में तय होगा, उसमें क्या है। नहीं तो आपने कहा कि हम सत्ता में विपक्ष में तो आए, लेकिन क्या आपको लगता है सत्ता में आना बहुत मुश्किल काम है? मुझे नहीं लगता मुश्किल काम। कैसे होगा? इस देश में कुछ मुश्किल नहीं है। उसका क्या फॉर्मूला क्या होगा? क्या फॉर्मूला होगा, कैसे होगा? यहाँ कैसे बताओ क्या फॉर्मूला है? कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने। कमरे में बैठकर हम कुछ बात करते हैं, और यहाँ कैसे बताऊं मैं? अभी सुबह सुबह हमारी मीटिंग हो गई है। उद्धव ठाकरे अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? नहीं, लेकिन क्या वो आप तो बनेंगे? ट्विटर पे बहुत कुछ बता, विपक्ष नहीं बन विपक्ष सकते। की तरफ से आप उनके लिए कुछ पैरवी करेंगे? बात ऐसी है कि एक जमाने में देश में 2 या 4 प्रमुख विपक्ष थे, आज हर राज्य में जैसी खेती हो गई विपक्ष की तो एक साथ बैठकर निर्णय लेना होगा। राहुल गांधी जी है, ममता जी है, उद्धव ठाकरे जी है, और भी नेता है, एक दूसरे के साथ सबका डायलॉग चल रहा है, मुझे मालूम है। पवार साहब है, तय करेंगे, पहले एक साथ तो आने दीजिए। पवार साहब किसके साथ है? पवार साहब किसके साथ है? पवार साहब हमारे साथ है। अच्छा आप फ्रंट बनेगा? अच्छा, आप 24 के पहले कोई फ्रंट बन सकता है? बन सकता है, बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूँ नहीं, बनाना पड़ेगा ही। पोस्टपोन पहले बनेगा, पहले बनेगा। टूट पड़ा है ना सारा एक दिखा रहा है। अभी जैसे 5 प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। अभी जैसे ईडी और सीबीआई सबके घर में जाएगी, वैसे वैसे एक साथ आ जाएगी। राउत साहब, मर्जर की जरूरत है? मेजर काम सीबीआई और ईडी कर रहा है। संजय जी, ये फ्रंट की जरूरत है या मर्जर की जरूरत है 77 की तरह? देखिए, जनता पार्टी का प्रयोग तो फेल हो गया था मर्जर का, आपने देखा होगा। उस जमाने में अच्छा प्रयोग हुआ था कि सब मर्ज हो गए, इंदिरा जी के खिलाफ एक जनता पार्टी बनी, लेकिन वो प्रयोग ज़्यादा दिन तक नहीं चला। तो अपना अपना अस्तित्व रखो, और जैसे इंडिया बना, यूपीए बना। सरकार तो गिरा दी थी ना। सरकार एक गिरना और बनना है क्या अभी देश में नया खेल है क्या? जिसके हाथ में ताकत है वो गिरा देता है, बना भी देता है। महाराष्ट्र में क्या हो गया? अच्छा, अब मैं यहाँ पर जितने भी ऑडियंस है, राउत साहब के साथ हमने बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पर एक वो किया था, रैपिड फायर। एक रैपिड फायर है, आपके हाथ में ये प्ले कार्ड है राउत साहब, यस और नो, और वो सामने आपका कैमरा है, ये जो कैमरा पर्सन खड़े हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको बस यस और नो बताना है। आप वो प्ले कार्ड प्लीज अपने हाथ में ले लें। आसान नहीं है यस और नो ना, फिर भी ट्राई करें। अच्छा, अगर नहीं होगा तो आप ऐसे दिखा दीजिएगा। नहीं ठीक है, मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा, प्ले कार्ड प्लीज रखिएगा राउत साहब, और मैं चाहूंगा जरा जोरदार हौसला अफजाई हो इसके लिए प्लीज। पहला, हर सवाल पे तालियां जरूर होनी चाहिए, जवाब पे बल्कि। वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, यस और नो? नाथू राम गोडसे देशभक्त था, 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 यस और नो? नाथू रा
लेकिन पहले तो लाइन कुछ और थी आपकी। ओके, मैं वीर सावरकर की पैरवी वकालत कर रहा हूं। ओके। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देना गलत था। मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। सामना में आर्टिकल लिखा था आपने। बाला साहब ठाकरे जी की ये राय थी, आप एक बार समझ लीजिए कि अगर मुसलमानों का अधिकार छीन लिया गया तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वोट बैंक की राजनीति बंद करेंगे, ये उनका स्टेटमेंट था। आपने यही लिखा था कि जब तक मुसलमानों के वोट बैंक पर राजनीति होती रहेगी तब तक देश के मुसलमानों का कोई भविष्य नहीं होगा। मैंने लिखा है, मुझे याद है। ठीक है। अब उद्धव ठाकरे को भविष्य में बीजेपी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। संविधान से सेक्युलर शब्द को हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस का चौकीदार चोर है नारा गलत था। मैं आपको एक बाइट सुनाना चाहता हूं। पहले इस सवाल पर एक बाइट सुनाना चाहता हूं, जरा आइए यहां पर, और इसके मैं एक जवाब भी लूंगा। अभी 2 सवाल और बाकी है, लेकिन प्ले ऑन करें यहां पर। ये जो एक बाइट थी, जरा जोर से, और स्पीकर का वॉल्यूम जरा लाउड रखिएगा यहां पर, प्लीज बताइए। राफेल का मुद्दा पूरी तरह से देश की जनता ने नकार दिया है और चौकीदार बहुत ही विश्वसनीय है, हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इस प्रकार का निर्णय दिया है। वो अब पूरे देश को, चाहे अपने हो या चाहे विरोधी हो, ये अब स्वीकारना पड़ेगा। अब संजय जी इतना बदले से अंदाज नजर आते हैं, क्या मामला है? वो सरकार से बाहर नजर आते हैं तो क्या हो गया? बदलाव तो जरूरी होता है राजनीति में और प्रकृति में, तो गलत क्या है? अच्छा, तो फिर इस बदलाव के बाद फिर भाजपा के साथ जाना भी एक बदलाव होगा, समय की मांग हुई तो। मैं अभी बोल रहा हूं कि नहीं। अच्छा, मेरा अगला सवाल, संजय जी वो प्लीज जरा प्ले कार्ड ले लें। 2 सवाल और बाकी हैं। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, यस और नो? धारा 370 हटना ठीक था ना वैसे? ओके। लास्ट सवाल है इस रैपिड फायर का। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मैं चाहूंगा एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए, इतना बेबाकी से जवाब आपने दिया है। सही बात। अब राजगोपालन जी, कई सवाल यहां पर पूछे जा रहे, प्लीज गो अहेड सर। नहीं, मुझे बार बार मैं संजय राउत से पूछा था, वो जवाब नहीं दे रहे। उद्धव ठाकरे साहब का शरद पवार का तुलना में उद्धव ठाकरे ऊंचा है, शरद पवार ऊंचा है। नहीं, देखिए ये तुलना नहीं हो सकती ना। बाला साहब ठाकरे के साथ मोदी जी की तुलना नहीं हो सकती। नहीं, उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे? नहीं, उद्धव ठाकरे हमारे नेता है, शरद पवार उनकी पार्टी के नेता है, सीनियरिटी है, बड़े नेता है, उनका अनुभव, उनका अगर ये देखे तो शरद पवार साहब बड़े नेता है हमसे। अच्छा, शरद पवार हम सबसे बड़े नेता है, उद्धव ठाकरे भी उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसमें शरद पवार जी, बाला साहब ठाकरे एक कद के नेता रहे हमेशा। यहां पर कुछ और सवाल बहुत तेजी से। निधि का एक सवाल है। हाँ बेटा। निधि पूछिए। उद्धव वाली शिवसेना के लिए रास्ता क्या है? बेशक मामला अदालत में है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले को आपने चुनौती दी है। बीएमसी चुनाव सर पर हैं, क्या करेंगे? बिना नाम और चिन्ह के कैसे करेंगे? रास्ता क्या है? देखिए, महाराष्ट्र में हमारा शिवसेना ये नाम, हमारा छीनना है, ये सब वो डाका डाला है उसके ऊपर, चोरी है ये। लेकिन हमें चिंता नहीं है, हमारे लिए ठाकरे यही ब्रांड है, हम उस नाम पर चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए, राज्य की जनता हमारे साथ रहेगी, हमारा थोड़ा भी हम विचलित नहीं हो गए हैं। आप देखिए, आपको लगता है कि हम डर गए हैं, हम कुछ है नहीं, हम जो आएगा, संकट आएगा, हम सामना करेंगे, टक्कर देंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या किस सिंबल, क्या नाम, क्या आपने कुछ सोच रखा है? देखिए, अभी और आगे 2-3 दिन अब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी, उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन
एक चुनाव तो हमने दूसरे चिन्ह पर लड़कर जीत भी लिया, मशाल चिन्ह के ऊपर। एक बाई इलेक्शन अंधेरे में हो गई विधानसभा की, हम जीत लिया है। हमारा चिन्ह लोगों तक पहुंच गया है। जो दूसरा चिन्ह हमने लिया था सिंबल, वो लिया है। अभी तो ये जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, आप लोग सब लोग 10 मिनट में पूरे देश में। लेकिन अगर पक्ष में नहीं आया, अदालत का फैसला भी हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पक्ष में कुछ नहीं आएगा जी, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पक्ष में कुछ नहीं आएगा। जो सबसे बुरा है वो फैसला हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन हम सब के लिए तैयार हैं। आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना है? वो कोई बाबा, और उसका नाम मैं कभी सुनता भी नहीं। मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा, आपने पॉलिटिकल बोला इसलिए पॉलिटिकली पूछूंगा। पूछे। आपने सुना है उनका नाम? नाम सुना है, बागेश्वर बाबा ना, क्या नाम उसका? बागेश्वर बाबा, ठीक। हाँ। सवाल ये है कि वो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाला साहब भी यही चाहते थे। हाँ, तो बागेश्वर बाबा कौन है बोलने वाले? बाला साहब ठाकरे बोले ठीक थे, या वीर सावरकर बोलते थे ठीक थे। आप कोई उठेगा और बात करेगा और आप सुनेगा, ऐसा कैसा चले? आप उनके चमत्कार वगैरह को मानते नहीं? इस देश में चमत्कार होता है नहीं, चमत्कार सिर्फ डेमोक्रेटिक तरीके से जनता करती है, बाकी मैं चमत्कार को मानता ही। लेकिन आपने ये कहा कि महाराष्ट्र की सरकार जादू टोने से चलती है, नींबू मिर्ची गुड़िया की सुई छुपा कर चलाई। वो गए थे ना जादू टोना करने के लिए, हम नहीं बोल रहे, वही लोग बोल रहे हैं। सब जो गए थे वहाँ किसी मंदिर में जाकर कुछ जादू टोना कर रहे थे, हम क्यों बोले? वही लोग बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार को नहीं मानते, मैं उनका कोई एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो जादू टोना वहां पर वो लोग कर रहे हैं, शिंदे लोग। देश की महाराष्ट्र की जनता ये बोल रही है, ऐसा मैंने कहा। विधानसभा में उसके ऊपर चर्चा हुई है हमारे, आप देख लीजिए। क्या कह रही है आप मुझे बताइए। हाँ, चर्चा हुई है, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ये तो कोई चर्चे का विषय है क्या? जादू टोना, बाबा, महाराज, अरे देश कहाँ पहुंचा है? चांद पर गए और हम जादू टोना। नहीं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि कोई सरकार जादू टोने से चल रही है तो सवाल तो उठता ही है ना। देखिए, आज के जो मुख्यमंत्री है वो जादू टोने के ऊपर विश्वास रखते हैं। उनको लगता है उनकी सरकार जादू टोने से आ गई, इसके लिए वो महाराष्ट्र में डिबेट हो गया। क्या आपको ये अपने महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा विरोधी कानून पास किया है? हाँ, बिल्कुल। इसलिए लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ये जादू टोना वाली सरकार है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाइए। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सरकार में वो कानून है और आपने बड़े इसको बखूबी तरीके से बता दिया, ये आपको कैसे पता लगा कि वो जादू टोना कर रहे हैं, और ये कैसे मैसेज पर्कुलेट कर रहा है कि वो जादू टोना कर रहे हैं? मैंने कहा, मैंने नहीं कहा है, हमने नहीं कहा है। ये लोगों में एक धारणा बन गई है। जिस तरह से वो सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से वापस मुंबई, मुंबई से वापस गुवाहाटी, आजकल लोगों को सब कुछ पता चलता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपके पुराने सहयोगी हैं, आपको पता नहीं हो क्या जादू टोना? सहयोगी ने हमारे मित्र रहे, सहयोगी हमारे साथ रहे, हमारे साथी रहे। अच्छा, अब कोई मित्रता कुछ भी नहीं, सब खत्म? हाँ, जो हमारे पार्टी के साथ बेईमानी करेंगे उनके साथ कैसी मित्रता है? यहाँ पर ऑडियंस से सवाल आया है, बताइए जरा, इधर आइए। हाँ, पूछे सवाल। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे कि आपने बोला अभी कि आपको पता है कि आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा, जो आपके चिन्ह का या सिंबल का जो भी फैसला है, तो क्या आप भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करते हैं, या आप ऐसा मानते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं गलती है, या आप अपने आप को गलत मानते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा कि मैं सभी तरह के फैसले के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे हमारे खिलाफ पक्ष में हो या खिलाफ हो, हम तैयार हैं, ऐसा मैंने कहा है। अच्छा, आपने अभी तक कई बार ये कहा कि 2024 की अगर बात की जाए तो सरकार हिलाई जा सकती है। आम आदमी पार्टी को आपने कहा कि वो कांग्रेस की स्पेस ले रही है, ओवैसी को आपने कहा वो सांप हैं। ये कैसे आप एक साथ लेकर आएंगे सबको? जंगल में सब एक साथ रहते हैं ना, शहर में भी रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को खाते भी रहते हैं। भाई, जनता पार्टी भी बनी थी ना उस वक्त, एनडीए भी बनी थी ना उस वक्त, यूपीए भी बनी थी ना। जब सत्ता दिखती है तो सब एक साथ आ जाते हैं। वो बहुत बड़ा अमृत है, या अमृत काल का मौसम चल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए। इसका मतलब आप महाराष्ट्र में सत्ता दिख रही थी, इसीलिए आप एनसीपी कांग्रेस के साथ चले गए उस अमृत को चखने के लिए? जी हाँ। गलत क्या है? बस ये बोलो ना। क्या है? क्या है? तो फिर एकनाथ शिंदे का जाना भी गलत क्या है? अरे छोड़ा, उसको मुख्यमंत्री बनना है तो क्यों नहीं बने हो? ये जरूरी थोड़ी है कि वो भी चुनाव जीत के आया है, लगातार राजनीति करता है, उसकी भी एम्बिशन है, फिर वो गलत कहाँ है? फिर वो डकैत कहाँ से हो गए, वो चोर कहाँ से हो गए? विधायक पद का इस्तीफा दो और वापस चुनकर आओ, और जहाँ जाना वहाँ जाइए। नहीं तो फिर आपको भी जब बीजेपी के साथ चुनाव लड़के आए थे तो आपने सबने इस्तीफा देके नया इलेक्शन करवाना चाहिए था। हम पूरी पार्टी गई,
अलायंस बन गया, क्योंकि बीजेपी हमारे साथ नहीं आने को कर चाहती। रहे हैं कि पूरी पार्टी गई, पार्टी ही तो गई, बचा क्या है पीछे? मिस्टर वानखेड़े गया, पार्टी का नाम गया, विधायक गए, सांसद गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टी ने एक निर्णय लिया, वो पूरा पार्टी का निर्णय था, पार्टी नहीं टूटी थी उस वक्त, और उस निर्णय में एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। ये आरोप लगता है कि पार्टी ही परिवार है, आप क्या बोलेंगे? कि जो शिवसेना है, जो पची पार्टी ही परिवार है। आपको क्या कहना समझा रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि पार्टी परिवार ही परिवार ही आरोप लगता है शिवसेना पर। ठीक है ना, लगने दो ना आरोप। ओके राउत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। जोरदार तालियां हो जाएं। सारे सवालों के जवाब और बेबाकी से जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।